मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। मैं किसी अपने काम गया था, मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर, डॉक्टर राजेश शर्मा। वहाँ एक नाम है डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। बच्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था, बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा, मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। दोस्तों, आए दिन हम पाकिस्तानी पब्लिक की, पाकिस्तानी मुसलमानों की बात तो करते हैं और उनके जो हिंदुओं के मतलब हिंदुओं को लेकर उनके जो विचार हैं वो भी हम बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि जब कुछ ऐसा हो जिसमें हिंदुओं का फायदा हो, फिर किसी और का फायदा हो, या फिर थोड़ा मतलब लग रहा हो, तो ये जो मुसलमान लोग होते हैं वो उनकी बुराई करते हुए नजर आएंगे, हिंदुओं को बुराई करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर इनको कोई फायदा मिल रहा हो तो ये बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। तो यार, इसीलिए दोस्तों, इन लोगों को पूरी दुनिया में दोगला कहा जाता है। अब इस वीडियो में देखिए, एक पाकिस्तानी है जो कि इंडिया आए थे अपने बेटे का इलाज कराने के लिए। बहुत बढ़िया इनको सहूलियत मिली। अब एक पाकिस्तानी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। आप लोगों को भी गर्व होगा कि भाई यार, हमारे दुश्मन देश का आदमी था लेकिन उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार हुआ, तो आप लोग भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और जो पाकिस्तानी है जो अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए आया था, उसके एक्सपीरियंस जानते हैं। इसके बाद फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ज़्यादा दूर नहीं जाते। मैं कोई आपसे यूरोप की बात नहीं करूँगा, कोई मैं आपसे किसी फर्दर कंट्री की नहीं, हम अपने पड़ोसी कंट्री भारत की थोड़ी बात कर लेते हैं। वहाँ पे भी एक इदारा काम कर रहा है इसरो के नाम से, स्पेस के अंदर। उन्होंने अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 मून मिशन भेजा है। क्या लगता है आपको मौजूदा करंट टाइम के अंदर, इदारे तो हमने बनाए हुए हैं लेकिन प्रॉपर काम इधर ज़्यादा हो रहा है या भारत में ज़्यादा किया जा रहा है? वेरी गुड, आपने जो क्वेश्चन किया इंडिया के हिसाब से, मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। वेरी नाइस। कौन से सन में? मैं एक बार 2010 में गया हूँ, फिर 2016 में गया हूँ। 2010 में मैं बंगलोर गया था और जहाँ मेरा स्टे था उसके साथ इंडस्ट्रियल एस्टेट थी। मैं वहाँ गया तो वहाँ पर एक स्टाफ है जिसको BTL स्टाफ कहते हैं। अब मैंने देखा कि BTL स्टाफ क्यों है। उसके साथ एक इदारा है जिसका नाम है BTL एजुकेशनल कम्प्लेक्स। अब उसके सामने एक बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है BTL प्राइमरी स्कूल, ऊपर लिखा है BTL हाई स्कूल, उसके ऊपर लिखा हुआ है BTL वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, BTL कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, BTL यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, BTL कॉलेज ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स। एक बच्चा उसी गेट से, नर्सरी का बच्चा अंदर जा रहा है, उसी गेट से मैट्रिक का जा रहा है, उसी गेट से डिप्लोमा होल्डर और जो वोकेशनल का 2 साल या 1 साल सर्टिफिकेट होल्डर है वो भी जा रहा है। मुझे बड़ा क्रेज़ हुआ और वहाँ पर एक PhD स्कॉलर भी पढ़ने जा रहा है, अंदर यूनिवर्सिटी भी है। मैं वहाँ गया, मिला बंदों से, मैंने देखा तो वहाँ पर मुझे वो बच्चे मिले जो वहाँ वोकेशनल में, मेरा चूँकि ज़्यादा इंटरेस्ट भी वोकेशनल में था तो मैंने सिर्फ उनको टच किया। आप गवर्नमेंट लेवल पे भेजे गए थे या खुद अपना? मैं किसी अपने काम गया था, मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर, डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की, तो उसके लिए मुझे 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। लेकिन चूँकि मेरा लाइफ का क्रेज़, ये मेरा पेशा है, शोबा है, तो मैं इन वोकेशनल इदारों को सर्च करता रहा। इत्तफाक से मुझे उसी के साथ हॉस्पिटल से 10 कदम पे इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसके अंदर मुझे मिल गया। और उन्होंने ये सारे इंस्टीट्यूट अपने इंडस्ट्रियल स्टेट में बनाए हुए हैं। हमारे इंस्टीट्यूट गुलबर्ग, मॉडल टाउन और बड़े बड़े पोश एरिया में है। और दावा हम करते हैं कि जी ये गरीब बच्चों के लिए है। वो गरीब वहाँ पहुँचता कैसे है? आपने ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया, 2016 में? 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। सर, वो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में नहीं, मैं मतलब अभी वोकेशनल की बात आपसे करूँगा। अब वो बच्चे वहाँ पर जो ट्रेनिंग ले रहे थे, उनसे मैंने कहा कि तुम कैसे करते हो? उन्होंने कहा कि हमारा 80-20 रेशो है थ्योरी और प्रैक्टिकल की, और वो पाकिस्तान में भी यही है, पूरी वर्ल्ड में। 20% हम थ्योरी पढ़ते हैं, 80% जो है वो हम इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं। टीचर हमें इंस्ट्रक्शन दे देता है, हम मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में हमें जॉब अलाट हो जाता है,
हम वहाँ पर काम करते हैं और फैक्ट्री वाले हमें पर डे के हिसाब से पैसे भी देते हैं और हम उनका काम करते हैं और वो हमें सिखाते भी हैं। उस पैसे से हम इंस्टीट्यूट को फ़ीस देते हैं। अब ज़रा सोचते जाना इस बात को, हम उससे फ़ीस देते हैं इदारे को और अपना ख़र्चा भी उसी में से निकलता है और हमारे पास पैसे कुछ बच भी जाते हैं। ये भारत की बात बता। भारत की बात, बंगलोर की BTL की बता रहा हूँ मैं। बंगलोर यह उनका सूबा है। अब यहाँ पर जितना ज़कात का पैसा आता है, जो फंडिंग आती है वो हम बच्चों को देते हैं। वो लगे हुए हैं ज़कात के फ़ंड खाने में। जिसको पता चलता है कि मुझे 3,000 महीना मिलेगा, नौकरी तो है कोई नहीं, वो कहता है चल कुछ भी ना करो, दाखिला तो लो, चाहे उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। वो नंबर गेम चलती रहती है। आउटपुट पे आप देखें कि आप प्लेसमेंट सर्वे करवा ले कोई, यहाँ पर 20% बच्चे आपको मिलेंगे जो अपने जॉब पे होंगे। 80% सिर्फ इस चक्कर के लिए कि हमें पैसा मिल रहा है 3,000 महीना, वो खा के एक तरफ हो जाता है। सर मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे जब आप 2016 में गए थे, कितना फ़र्क आपने फ़ील किया पाकिस्तान में और भारत के लाइफस्टाइल के अंदर, वहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर, और स्पेशली वहाँ में रहने वाले लोगों और इधर के रहने वाले लोगों में? बड़ा फ़र्क है। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है। वहाँ एक नाम है डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके। हॉस्पिटल में मैंने उसको नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल में भी देखा है, जेपी हॉस्पिटल में था, आजकल वो जेपी हॉस्पिटल में है। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें। यहाँ आप जाके दिखाएं किसी डॉक्टर के दरवाजे के आगे कि आपने चेकअप करवाना है, आपको टाइम मिलेगा। वो टाइम वो भी देता है। उसकी एक है लड़की वजह कुमारी, जिसको हम फ़ोन करते हैं, वो उठाती है, टाइम देती है, ईमेल का जवाब देती है। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो आया तो उसको हटा दिया, धक्के दिए। वहाँ पर बड़ा सिस्टम था। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया, वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं? मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी? मैं 1-2 हॉस्पिटल में गया, एंजियोग्राफी तो मैंने यहीं से करवाई थी। डॉक्टर मसूद सादक साहब हैं, बड़े काबिल आदमी हैं। मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से करवाया था। लेकिन जब मैंने PIC में कोशिश की तो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेरा ज़हन मुतमईन नहीं हुआ। फिर मैं इत्तफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ जगहों पे रब्ता करता रहा, क्योंकि एक बेटे जैसी चीज़ है और मैं किसी ऐसे बंदे को हवाले नहीं कर सकता। तो मेरा 2 डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ। और दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा, जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। भारत ही को क्या इंतखाब क्यों? मतलब वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया। तो उस वीज़ा भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया। हाँ, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा मिल गया था मुझे, कोई रोका नहीं उन्होंने। वो हुआ ये था कि डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो गई। मैंने डॉक्टर राजेश शर्मा को फाइनल किया तो उन्होंने मेरा मतलब है हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था, अपनी एम्बेसी को और एक हमें। तो मैं वहाँ गया। मैं चूँकि वोकेशनल का था, मेरे वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था। बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा। मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था। उसमें खून, ब्लड वो उन्होंने देना। मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है, क्या है, ना मैं कभी लेने गया हूँ। उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। खून का, ब्लड का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे, वहाँ रहे। और मेरे पास वो टाइम फ़ारग होता था। मैं इस चक्कर में इधर उधर नेट पे तलाश करता रहा कि कोई मुझे वोकेशनल इदारा करीब तरीन बंगलोर में मिल जाए। तो वो साथ ही बोमा संद्रा एक तहसील है उनकी, ये बोमा संद्रा में हॉस्पिटल था, उसी के साथ इंडस्ट्रियल स्टेट थी बड़ी सी। तो वहाँ ही मुझे BTL स्टाफ पे बच्चे जब पढ़ आते थे जाते थे, तो मैंने 1-2 बंदों से पूछा तो उन्होंने कहा ये अंदर जाएं तो BTL इंस्टीट्यूट है। तो मैं वहाँ गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई।
तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर। आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिरौन हैं। मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर था, लेकिन अब वक्त आ गया कि हमें सोचना चाहिए। मैं कोशिश करता था, मैंने बहुत से बंदों को जॉब पे लगवाया। मेरा कोई किथ एंड किन रिलेटिव नहीं है, मैंने गरीब बंदों को लगवाया और किसी से एक कप चाय का नहीं। मैंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग मेरे ख़िलाफ़ थे कि इसने फ़लाँ भर्ती करा दिया, यहाँ करा दिया। यहाँ कोई किसी को माफ़ नहीं करता। मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम के अंदर जहां आप टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर ओवरऑल बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितने साल भारत इस टाइम आगे निकल चुका है पाकिस्तान से? सर, हमारे पास टीचर्स की कमी नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ हमारी सोच की बदबख्ती है कि जिसको नौकरी मिल जाती है, जब वो इंस्ट्रक्टर बन जाता है ना, टीचर बन जाता है, तब वो हाथ लगाना तौहीन समझता है। मसलन मैं एज ए थ्योरी इंस्ट्रक्टर मुगलपुरा में रहा हूँ। मुगलपुरा ये जर्मन ने बनाया था। वहाँ पर जर्मन ऐसे काम करते थे जस्ट लाइक ए वर्कर, और वहाँ पर जो बंदे हमारे थे उस वक़्त, अल्लाह गरी के रहम के, एक अरफान हाशमी साहब थे बेसिक में, और भी लोग थे। नहीं बैठते नहीं, एक टांग पे खड़े होकर उन्होंने काम लिया। मैं जब वहाँ गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दिलाई कैंप में आ गया। कुछ अरसे बाद उन्होंने मुझे इस चीज़ पे राग़ब कर लिया, उस अमले ने, वहाँ के बंदों ने। एक अफजाल साहब थे, थ्योरी के सीनियर थे, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। मैंने तो कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ाई थी, तो हम एक मिशनरी बन गए। और वो बच्चे, मैंने देखा है कि HMC टैक्सला तो एक नाम है, वहाँ पर बच्चे अगर उन्हें चाहिए होते थे ना, तो वो सिर्फ कहते थे कि मुगलपुरे के बच्चे आ गए हैं। उनका इंटरव्यू नहीं होता था, बस मुगलपुरे का सर्टिफिकेट का चाहिए। और एक बार जब फ्लड आया था बेतहाशा 1987 या 88 में तो उन्हें बच्चे चाहिए थे। HMC में स्टाफ की कमी हो गई, तो एक उनका वर्क्स मैनेजर था नातक साहब, मैं उस वक्त इंस्ट्रक्टर थ्योरी था वहाँ पर, और वो बाई एयर लाहौर पहुँचा मुगलपुरा में। यहाँ से बच्चे फर्स्ट डिवीजन जितने थे सारे कलेक्ट किए, 15-20 बच्चे, उनको वहीं पर अपॉइंटमेंट आर्डर दिए और हवाई जहाज़ बैठ के चला गया। कहता जब बारिश का मौसम सेट हो जाए, सड़कें खुल जाएं, तो आप HMC आ जाना, आपकी रिहाइश और जॉब का स्टार्ट हो गया। ये बात थी। अब आप मुगलपुरा जाके देखें, मेरे रोना आता है इस चीज़ से। जिससे पूछे टीचर आता तौहीन समझते हैं। मैंने BOC में काम किया, ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी में, हाथ से काम किया। वहाँ पर गोरे थे, मुकद्दर हुसैन साहब थे, चीफ इंजीनियर थे, और लोग थे। मैंने उनसे बड़ी उनकी शागिर्दी में काम सीखा। गैस फील्ड में ऑक्सीजन प्लांट पे काम किया, एस्टिलीन प्लांट पे काम किया। बात बताएं, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे मेडिकल का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें इंग्लैंड भी है। लेकिन जब हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का नाम लेते हैं तो स्पेसिफिक भारत ही को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। क्या वजह लगती है? क्योंकि आप गए भी हैं, आपने वहाँ पे देखा भी है मेडिकल सिस्टम। मैंने सिर्फ देखा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस उससे और ज़्यादा है जो आपको नहीं पता। मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं, मेरी एक बेटी गायनाकोलॉजिस्ट है, एक बेटा अभी उसकी सिलेक्शन हुई है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में सियालकोट में। मैंने उन बच्चों को, मेरा जो बेटा है वो क्रिकेट का बड़ा प्लेयर था जो अभी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में गया है, 8th में पढ़ता था, और वो उसने जो अपनी किट फेंकी तो उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 18 घंटे उसको पढ़ना पड़ा, एकेडमियाँ ज्वाइन करनी पड़ी, और उसके बाद जाके वो मैट्रिक में किया उसने, फिर FSC में गया। और जितनी स्ट्रगल उसने की, जितना पैसा बाप को लगाना पड़ा, जितनी मेहनत उसकी माँ को करनी पड़ी कि उसको रात को उठ के 2-2 बार चाय दूध कोई देना पड़ता है। वो तो बैठा है बच्चा, उसको सर्व करना पड़ता है, उसके पीछे अकेला डॉक्टर नहीं बनता। बाप जो है सारी ज़िंदगी झक्के खाता है। किसी अफसर ने झिड़की भी दे ली है तो मैंने यूँ कर लिया है कि मेरे पीछे तो 3 पढ़ रहे हैं, 4, मैं उनका क्या करूँगा। कई बार मेरे ऑफिसर ने मुझे नाजायज़ तंग भी किया। मैं आज इस फोरम पे बता रहा हूँ कि मैंने खामोशी इसलिए अख्तियार की कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं 1 महीने की भी तनख्वाह नहीं आएगी तो मैं अपने बेटे को कहाँ से दूँगा, उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब होगी। लेकिन अफसर को तो अपनी अफसरी चाहिए थी ना। फिर उसकी माँ रात को जागती थी,
और उसको चाय पानी कमरे में देती थी। और ये करके एफएससी उसने की। फिर जब एफएससी करने के बाद अगला मरला एंट्री टेस्ट का, एकेडमी किप्स ज्वाइन की, इकट्ठा लाख रुपया दिया। एक मुलाजम आदमी जो सिर्फ तनख्वाह पे है, चाहे उसकी 1.5 लाख तनख्वाह क्यों ना हो, वो कहाँ से देता है? घर के खर्चे कितने हैं, बाकियों को भी पढ़ाना है। वो करवा के जब वो MBBS में गया तो उसकी पोस्टिंग हुई गुजरांवाला सियालकोट में। 5 साल वहाँ वो पढ़ता रहा। वहाँ से निकला है, पूरे पंजाब में एप्लीकेशंस दी हैं, पता नहीं कितने हज़ार रुपए एप्लीकेशन पे खर्च किया है, इंटरव्यू भी दिए हैं, हमें तो किसी ने नहीं रखा। सो गाइस, वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रीच बढ़े और लोग भी हमारी वीडियो देखकर एंटरटेन हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।